जिसका नाम है प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है। हमने ये देखा कि केमिकल काइनेटिक्स का पहले इंट्रोडक्शन हुआ, फिर हम लोगों ने ये पाया इंट्रोडक्शन में कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट ऐसे किया था ये कह के कि केमिकल रिएक्शन, हम लोग जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं क्या सारे केमिकल रिएक्शंस के रेट को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसमें आया कि नहीं, सारे रिएक्शन का रेट को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं जो मॉडरेट स्पीड में होता है। वेरी फास्ट वेरी स्लो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन जाना, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट जाना और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो जाना। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये देखते हुए कि केमिकल रिएक्शन का जो हम लोग रेट लिखते हैं वो सिर्फ एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था। आज हम लोग बहुत यूजफुल चीज पढ़ने वाले हैं, इसलिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, साथ साथ जो भी चीज आपको लगता है उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। जहां भी आपको लिखना होगा वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। ठीक है, तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं वो मैं बता रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन को ही कैरी ऑन करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट को लेके चला था, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहां आप लोग देख रहे होंगे एक ऐसे केमिकल रिएक्शन में जहां दो रिएक्टेंट है ए और बी और दो प्रोडक्ट है सी और डी। हम लोगों को अगर इसका रेट लिखना है तो हम लोग इसका रेट को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसका रेट लिखेंगे तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है उसका मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए भी या प्रोडक्ट के लिए भी, क्योंकि जिस रेट से रिएक्टेंट घटता है उसी रेट से प्रोडक्ट भी बढ़ता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था। अब क्या यहाँ पे सिर्फ ये बात आ रहा है कि हाँ रिएक्टेंट दो है प्रोडक्ट दो है। स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि सर क्या ये दोनों रिएक्टेंट का सम अप करके और प्रोडक्ट को सम अप करके चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम निकालते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग को इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना है तो हम लोग इसके रेट को कैसे लिखेंगे? पिछले वीडियो में हमने एक रिएक्टेंट को लिया था, यहाँ दो रिएक्टेंट है, तो ऐसे लिखते हैं। देखिए, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। आप लोग यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि रिएक्टेंट के लिए ये नेगेटिव साइन है जबकि प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन है। पिछले वीडियो में हमने इसका डिस्कशन किया था, रिएक्टेंट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है। आप लोग फिलहाल एक बार फिर से समझ लीजिए, ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि रिएक्टेंट का रेट धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है रिएक्टेंट का रेट घटते जाता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है इसलिए नेगेटिव साइन के साथ है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ है। आप लोग यहाँ कंफ्यूज ये नहीं होइएगा कि यहाँ दो रिएक्टेंट है तो बीच में मैंने प्लस क्यों नहीं लिखा। तो ये जान लीजिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर दो रिएक्टेंट है तो फर्स्ट रिएक्टेंट जिस रेट से घटेगा दूसरा रिएक्टेंट भी उसी रेट से घटेगा, मतलब ये दोनों इक्वल होता है। और अगर दो प्रोडक्ट बन रहा है तो दोनों प्रोडक्ट भी उसी रेट से बढ़ता भी है, मतलब कि चारों एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका। ठीक है, अब मैं एक रियल एग्जांपल आपको देता हूं जहां आप लोग देखेंगे। एक एग्जांपल है PCl5 जिसे तोड़ रहा हूं, ये टूटने पर बनता है PCl3 plus Cl2। अगर इस रिएक्शन का रेट का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें दिया जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे R इक्वल टू, ये रिएक्टेंट है ये दोनों प्रोडक्ट है, जिस रेट से ये घटता होगा उसी रेट से ये दोनों बढ़ता है। तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे माइनस डेल्टा PCl5 बाई डेल्टा टी इसकी तरह इक्वल टू डेल्टा PCl3 बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा टी। आप दोनों आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन का रेट को लिखने का तरीका। एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है, आप लोग कोई भी ऐसे एग्जांपल को लेकर के रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं। अब एक चीज और आप गौर कीजिएगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा कि जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं इसमें हर जगह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट 1 है, मतलब ये 1 यहाँ 1 ये यहाँ भी 1। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो कई बार कोएफिशिएंट हमें देना पड़ता है। तो जब कोएफिशिएंट हम देंगे तो इस रेट के इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा विद कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोग एक इसी जनरलाइज वे में लिखते हैं। पहले इतना आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इसमें अगर कोएफिशिएंट लग जाए तो रेट कैसे लिखाता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं। अगर यहाँ पे a रहता है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ये स्मॉल a b c d कोएफिशिएंट है
जबकि ए बी सी डी जो कैपिटल है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। तब इस रेट के एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोफिशिएंट आ जाए तो क्या चेंजेस करना है आपको, देखिए कोफिशिएंट जब आ जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो रेट का एक्सप्रेशन तो ही रहता है, बस फर्क क्या आ जाता है वो देखिएगा। ये जो जितने भी कोफिशिएंट आगे आते हैं ये आपके डिवीजन में चले जाएंगे, यानी कि 1 by a minus 1 by a delta a by delta t minus 1 by b delta b by delta t 1 by c delta c by delta t 1 by d delta d by delta t। मतलब कोफिशिएंट में ये जो भी कोफिशिएंट आएगा वो डिवीजन में चला जाता है। इसका मतलब ये कह रहे हैं, कहना ये चाहते हैं कि इसमें अगर ये जो कोफिशिएंट से डिवाइड क्यों होता है, सवाल आ रहा होगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो घट रहा है और ये जो कोफिशिएंट a इसमें मल्टीप्लाई है, मतलब इतने स्पीड से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, इतने मतलब ये टाइम से मल्टीप्लाई है, तो टाइम से मल्टीप्लाइड होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये रेसिप्रोकल हो गया। एक्चुअली ये टाइम से मल्टीप्लाई हुआ है हर जगह पे, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जब भी कोई कोफिशिएंट रहेगा तो जितने भी कोफिशिएंट आते हैं वो सब नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी सब वही रहेगा। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको कोफिशिएंट भी रहेगा। एग्जांपल ये है कि N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये रिएक्शन। इसका अगर बोलेगा रेट का एक्सप्रेशन आप लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, R इक्वल टू, देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ये खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप खुद से ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तभी आप इसे देखिएगा कि आप मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1 है, दैट मींस माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा D इक्वल टू माइनस 1 by 3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा D इक्वल टू 1 by 2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा D, ठीक है। अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, ठीक। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर ऐसा रहता है N2 plus O2 से बन रहा है 2NO, ठीक है। इसका बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप लोग फिर से इसका लिख सकते हैं खुद से, फिर भी मैं बता रहा हूं। देखिए R इक्वल टू यहां कोफिशिएंट 1 है माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा D इक्वल टू माइनस डेल्टा O2 बाई डेल्टा D इक्वल टू यहां कोफिशिएंट 2 होने की वजह से ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा डेल्टा NO बाई डेल्टा D, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जब भी कोफिशिएंट रहता है तो वो नीचे डिवाइड हो जाता है, कोफिशिएंट नहीं रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और ये दोनों नेगेटिव साइन क्यों दिया जाता है, बाद में कभी कोई पूछे नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, तो आप लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग घटता है इसलिए नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता है, मतलब रिएक्टेंट घटते जाता है प्रोडक्ट बढ़ते जाता है, इसलिए हम दोनों में नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। एक मैं आपको फिर से क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग उसे ट्राई कीजिएगा, उसके बाद में मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए एक क्वेश्चन ये है 2N2O5 से बन रहा है NO2 plus O2, ठीक है। मैं इसे बैलेंस कर लेता हूं, 4NO2 यहाँ पे होने वाला है और यहाँ पे हो जाएगा, ये बैलेंस है 2N2O5 4NO2 4 into 2 8 plus 2 10, ठीक है। इसका भी आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है, खुद से लिखिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा और इसे आप खुद से बनाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आगे आप लोगों को जो बताने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। उससे पहले ये भी मुझे बताना है रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं वो मैं बता रहा हूं। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करते रहिएगा इस चीज को। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ, हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स, तो देखिए ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर आप लोगों ने 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ा है, काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने ये टर्म सुना होगा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। हिंदी में होता है औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, देखिए आप लोगों को एवरेज तो समझ में आता ही होगा, जिसमें एक जनरल एग्जांपल से एसोसिएट करता हूं। जैसे अगर कोई आदमी किसी जगह से किसी दूसरे जगह पे जा रहा है किसी बाइक से, तो ये जरूरी तो नहीं है कि उसका बाइक का स्पीड हर जगह सेम होगा, हो सकता है कभी बाइक स्लो हो रहा होगा, कभी बाइक फास्ट हो रहा होगा, किसी जगह पे स्पीड उसका 40 किलोमीटर पर आवर होगा, किसी जगह पे 60 किलोमीटर पर आवर होगा।
अगर ये बोला जाए कि उसका एवरेज स्पीड क्या है, तो मान लिया जाए उसका एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। दैट मींस कि वो 45 किलोमीटर, ऐसा नहीं कि 45 किलोमीटर से ही वो आगे बढ़ा होगा, वो इसे स्पीड भी चलाया होगा, धीरे भी चलाया होगा, लेकिन 45 किलोमीटर उसका एवरेज है। दैट मींस कि वो हर जगह पे 45 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चला होगा, इसी को एवरेज कहा जाता है। सेम यहां केमिकल रिएक्शन में है। कोई केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कभी तेज हो जाता है, कभी धीरे होता है, कभी तेज हो जाता है। एवरेज का मतलब वो ऐसा स्पीड, ऐसा रेट जिसमें वो रिएक्शन हर जगह उसी स्पीड से होना होगा, तो उसी स्पीड से हो रहा होगा, उसे एवरेज कहा जाता है। तो देखिए एवरेज को मैं कैसे लिखता हूं वो समझिएगा। अभी तक आपने जो रेट का एक्सप्रेशन लिखा था वो सारा आपने एवरेज ही लिखा था। तो अगर आपसे कोई पूछेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन इसका क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन वही होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन का होता है। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर से मैं बोल रहा हूं, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोग लिखते रहिएगा डेफिनेशन। अब इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो मैं लिख रहा हूं, देखिए ए और ये बी है, तो इसका एवरेज रेट अगर लिखना है तो आर ए बी, तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा डी इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा डी। आप लोग सोच भी होंगे कि सर आपने तो यही बताया था अभी तक, जो मैंने कहा भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को ही मैंने अभी तक डिस्कस किया था। ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका। ठीक है, अब आते हैं सेकंड टाइप से। सेकंड टाइप जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, हिंदी में इसे कहा जाता है तात्क्षणिक रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, पहले फर्स्ट एग्जांपल से समझाने का मैं कोशिश करता हूं। जैसे देखिए, आप अगर किसी गाड़ी से आ रहे हैं, मैंने कहा था कि 40 किलोमीटर पर आवर भी आपकी स्पीड हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, आपकी एवरेज 45 है। लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए कि आप जिस समय आप उस जगह पे होंगे तो बताइए आपकी स्पीड क्या होगी। एक टाइम बता दिया जाए, जैसे आपने 1 घंटे का जर्नी किया है, आपको बोल दिया जाए आप 20वां मिनट 20 मिनट 30 सेकंड पे होंगे, तो आपकी स्पीड क्या है। तो हो सकता है कि उसमें आपने बाइक को रोका होगा, हो सकता है आपने उसमें बाइक तेज चलाया होगा, तो उस पार्टिकुलर टाइम में जो रेट होता है, पार्टिकुलर टाइम में जो स्पीड होता है, उसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। तो सेम रिएक्शन के साथ भी है, एक रिएक्शन हो रहा है, मैंने कहा कोई रिएक्शन तेज भी हो सकता है, धीरे भी हो सकता है। तो एक ऐसा टाइम, एक निश्चित टाइम जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जब 10 सेकंड हुआ था या 10 मिनट हुआ था, 10 मिनट 5 सेकंड का हुआ था, उसमें रिएक्शन का रेट क्या था, स्पीड क्या था, उसे ही कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसी खास टाइम पे, किसी खास क्षण में रिएक्शन का जो स्पीड होता है, रेट होता है, उसे ही तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसे एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तो देखिए इसमें मैथमेटिक्स का एक छोटा सा टर्म आता है, जहां आपने पढ़ा होगा, जब भी हम लोग चेंज का बात करते हैं, देखिए चेंज का जब बात करते हैं तो दो सिंबल यूज होता है, एक डेल्टा और एक डी। ठीक है, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। डेल्टा और डी का चेंज क्या होता है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है बिग चेंज को, जबकि डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को। जब भी डेल्टा लिखा जाए मतलब बिग चेंज, डी लिखा जाए मतलब स्मॉल चेंज। तो आप समझ सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, तो ये तो होना ही है क्योंकि ये रेट का डेफिनेशन है। लेकिन अगर कोई बोला जाए कि इतने मिनट इतने सेकंड में है, तो जब आपको सेकंड दे दिया जाए तो उसमें क्या चेंज जो हो रहा होगा, या वहां पे बड़ा चेंज हो रहा होगा या छोटा चेंज हो रहा होगा। ऑब्वियसली जब आपको टाइम बता देता है तो उसमें बड़ा चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, चेंज तो वहां पे नेग्लिजिबल होगा। तो वहां पे हम लोग डेल्टा नहीं यूज करके क्या यूज करते हैं, डी। तो जब हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो सारा चीज वही होगा, बस फर्क होगा, जहां डेल्टा लिखना है उस जगह पे हो जाएगा डी, यानी कि ऐसे लिखना है आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी बी बाई डी टी। ठीक है, बस चेंज क्या हो रहा है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और कोई चेंज नहीं है, बाकी सब वही का वही है। ठीक है, अब अगर मान लिए एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो जाता है तो मैं आप क्या करेंगे, तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर हो जाता है तो फिर वही करना है। जब यहाँ पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो जाता है तो मैंने कैसे न्यूमेरिकल किया था, क्वेश्चन किया था, उसी तरह से यहाँ भी करना है, इंस्टेंटेनियस के लिए वही करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। डेफिनेशन भी आप समझ गए होंगे, उसे आप नोट भी कर लिया होगा और इसे भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन फिर भी आप लोगों को एनसीईआरटी के हिसाब से मैं जो भी बता रहा हूं आप लोगों को सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी में टू द पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मापन, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं, ठीक है। ये ग्राफिकल वे होता है रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने का, एवरेज रेट के लिए भी और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट करूंगा, फिर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट करूंगा। देखिए मैं यहां एक ग्राफ खींचने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। फर्स्ट वन ये रिएक्टेंट के लिए है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एक बार रिएक्टेंट के लिए है, ठीक। सॉरी यहां पे मैं निकालने वाला हूं एवरेज, एवरेज, ठीक है। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो आप लोग क्या जानते हैं कि रिएक्टेंट जैसे जैसे रिएक्शन होता है रिएक्टेंट क्या होता है, घटते जाता है। तो कंसंट्रेशन और टाइम का क्या रिलेशन होगा रिएक्टेंट के लिए, तो इनवर्सली रिलेशन, दैट मींस इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक। अब अगर हम लोग यहां पे एवरेज ही कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज इस साइड, ठीक है। यहां पे भी वही करना है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ये प्रोडक्ट के लिए करना है, प्रोडक्ट के लिए। तो आप लोग क्या जानते हैं, प्रोडक्ट के लिए जैसे जैसे टाइम होता है कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, डायरेक्टली रिलेशन। हालांकि बाद में कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए ग्राफ को बाद में सैचुरेट करवा देना है, लेकिन शुरू में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन और ये इनवर्सली, ठीक। अब हम लोग को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, ग्राफिकल मेथड है, बहुत इजी कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर करना ये आपको होगा कि आपको यहां पे दो स्पॉट लेना पड़ेगा, दो टाइम लेना पड़ेगा। एक टाइम मैंने यहां लिया t1, ठीक है, और t1 टाइम पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या था, तो आप ग्राफ को आगे बढ़ाइए। t1 टाइम पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कुछ यहां था, तो इसको हम लोग ले सकते हैं R1, ठीक है, या R0 ले सकते हैं, R0 ले लिए। और थोड़ा टाइम बढ़ा करके यहाँ पे T2 ले लेंगे, तो आप देख रहे होंगे जैसे आपने टाइम बढ़ाया कंसंट्रेशन क्या हो गया, घट गया, ठीक है। आप लोगों ने समझ गया होगा कि जैसे टाइम बढ़ता है कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है। टाइम पहले T1 था तो R1 था, T2 हुआ तो RT हो गया। तो जब आप एवरेज लिखेंगे, एवरेज ग्राफिकल मेथड कुछ नहीं है, कुछ एकदम इजी है। जब आप लोगों को एवरेज लिखना है तो आपने किया क्या होगा, आपने करेंगे क्या, तो R0 माइनस RT बाई चेंज इन टाइम क्या था, T2 माइनस T1। यही तो आप लोगों ने किया था, पहले भी आपने जब डेफिनेशन पढ़ा था तो यही किया था। और इसी को हम लोग लिखते हैं माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्टेंट के लिए। अगर आपको प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर एवरेज रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहां भी आप दो स्पॉट लेंगे, एक T1 और एक लेंगे T2। तो T1 टाइम पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो यहां पर यहां है, इसको आप लिख रहे हैं P0, और T2 टाइम पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा, सॉरी, वो हो जाएगा आपका PT। तो आप ये देख रहे होंगे कि जैसे टाइम बढ़ा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया है। तो यहां पे अगर आप एवरेज निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा PT माइनस P0 बाई T2 माइनस T1, जिसे आप लिखते हैं डेल्टा P बाई डेल्टा T, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो टाइम लेना है, और दो कंसंट्रेशन लेना है। कंसंट्रेशन वाले पार्ट को माइनस कर देना है और टाइम वाले पार्ट को माइनस करना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। ये एवरेज निकालने का ये तरीका हुआ। अब अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो ग्राफ तो यही होगा, रिएक्टेंट के लिए जो ग्राफ है वो चेंज नहीं करने वाला है, ग्राफ तो वही होगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस कैसे निकाला जाता है वो देखिए आप। ये रिएक्टेंट के लिए है, इस तरफ है कंसंट्रेशन, इस तरफ है आपका टाइम, ग्राफ तो ऐसा ही होना है। आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा, देखिए यहां पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रेट होता है उसे इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ले लेते हैं यहां पे t, ठीक है, इस टाइम में आपको रेट निकालना है। तो इस यहां पे आपको दो नहीं लेना है, आपको एक पार्टिकुलर इंस्टेंट लेना है। तो मैंने एक इंस्टेंट ले लिया t, और इस टाइम पे कंसंट्रेशन मेरा कहां था, तो यहां था। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज है इसमें। ये जो कर्व है, इस कर्व पे हम लोग एक टेंजेंट लेंगे। क्या लेते हैं, कर्व पे टेंजेंट, स्पर्श रेखा जिसे कहा जाता है। ये टेंजेंट लेना है आपको, और ये जो टेंजेंट लेना है, इस टेंजेंट को आप इस एक्स एक्सिस से मिला दीजिए।
अब आपने मैथमेटिक्स में अगर पढ़ा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इजी भी होगा। नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। आपको टेंजेंट लेना है और उस टेंजेंट का जो स्लोप रेट देगा। तो स्लोप कैसे निकालते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? तो स्लोप निकालने का तरीका होता है कि ये एक्सिस जितना कटा, ये जो एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज में, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। इसका जो tan एंगल होता है इसको आपको थीटा लेना है। इसका जो tan थीटा होता है आपने पढ़ा होगा, स्लोप इक्वल टू, कोई भी लाइन का स्लोप निकालना है तो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है, x एक्सिस के साथ वो लाइन एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है उसका tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं। x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है उसका tan एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो ये जो टेंजेंट हम लोगों ने खींचा है, इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वही आपका होगा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है? क्योंकि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है यही आपको माइनस डी आर बाई डी टी का वैल्यू देगा, ठीक है? कुछ नहीं करना है, टाइम देना है, उस पे ग्राफ पे कर्व पे एक टेंजेंट खींचना है और वो जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देगा। दो टाइम आपको यहां नहीं लेना है, दो टाइम आपको एवरेज में लेना था, ठीक है? अब दूसरी चीज के लिए अगर हम लोग प्रोडक्ट के लिए ये काम करेंगे तो प्रोडक्ट के लिए आप सेम, ग्राफ तो सेम, ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, एक तरफ कंसंट्रेशन एक तरफ टाइम, ग्राफ वही रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहां भी एक टाइम आपको ले लेना है, ये टाइम ले लिया मैंने t, इस टाइम पे यहां पे आपको क्या करना होगा, फिर से एक टेंजेंट खींचना होगा। अब आपको फिर से क्या करना होगा, इस ग्राफ को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? इसको मैंने बढ़ा दिया, देखिए। फिर मैंने कहा अब बताइए, आप लोग खुद समझिए, ये एंगल लेना है या ये एंगल लेना है? तो मैंने कहा था उस लाइन का एंटी क्लॉकवाइज में, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होगा उस एंगल का tan एंगल, ये मैं यहां लिख देता हूं tan थीटा, सॉरी मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे tan थीटा, ठीक है? अब यहां भी हम लोग क्या करना है, तो जब हम लोग यहां भी इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा और वही tan थीटा आपको देगा dp बाई dt, ठीक है? तो आप पूरा समझ गए होंगे। आप लोग एक बार इसे फिर से वीडियो को पॉज करके सारा चीज को, ग्राफ को नोट डाउन कर लेंगे। ये ग्राफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इस पे बनते नहीं है, लेकिन आपको एक कांसेप्ट आपको मिल गया कि एवरेज के लिए दो टाइम लेना है, दो कंसंट्रेशन लेना है, दोनों का माइनस करके दोनों का रेशियो निकाल देना है, तो एवरेज निकल जाएगा रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो दो नहीं, एक टाइम लेना है, उस कर्व पे टेंजेंट खींचना है और वो जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट देगा, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है? तो ये हो गया आपका एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट का मेजरमेंट, ठीक है? तो आज जो वीडियो है आज यही तक रहने देते हैं। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसके लिए न्यूमेरिकल्स पार्ट में आ जाएंगे, इसलिए प्रिपेयर्ड रहिएगा और इसके सारे नोट्स को आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।